हमारा यूनिवर्स ऐसा दिखता है अगर आप इसको देखें एक डिवाइस के साथ जो डिटेक्ट करती है माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। जो ब्लू कलर है वो इंडिकेट करता है लो टेम्परेचर को और जो रेड कलर है वो इंडिकेट करता है हाई टेम्परेचर को। मगर ये स्ट्रेंज लाइन क्या है? साइंटिस्ट इसको कहते हैं एक्सेस ऑफ इवल। साइंटिस्ट ने इसको पहली दफा डिस्कवर किया था, पहली दफा नोटिस किया था 2005 में। उसके बाद से ये साइंटिस्ट के लिए एक बुरा सपना बना रहा। कई रिसर्चर ये बिलीव करते हैं कि एक्सेस ऑफ ईवल एग्जिस्ट ही नहीं करता और कई बिलीव करते हैं कि एक्सेस ऑफ ईवल सब कुछ बदल देगा, जो भी हम सोच रहे हैं स्पेस के बारे में। मगर ज्यादातर साइंटिस्ट इस चीज के बारे में बहुत डरे हुए हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि सेंटर ऑफ द यूनिवर्स कहाँ है और क्यों मोस्टली साइंटिस्ट इस चीज के बारे में डरे हुए हैं, इस एक्सेस ऑफ ईवल के बारे में। ना इस इमेज को एक दफा दोबारा देखते हैं। हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं? स्टार्स, गैलेक्सीज, बल्कि इनमें से कुछ भी नहीं हम देख रहे। ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है या फिर एकोज ऑफ द बिग बैंग इसको कह सकते हैं। जब हमारा यूनिवर्स पैदा हुआ था तब ये पूरा हॉट प्लाज्मा से भरा हुआ था और जब विद टाइम एक्सपेंशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ और इसके अंदर एटम्स बनना शुरू हुए, ये कूल्ड डाउन हो गया तकरीबन 3000 केल्विन तक। साइंटिस्ट इस पीरियड को कहते हैं प्लाज्मा रिकॉम्बिनेशन। जब हमारा यूनिवर्स 3,80,000 ईयर्स का हो चुका था, इसके पार्टिकल्स के दरमियान, स्पेस पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस पैदा हो गई और फोटॉन्स जो थे वो फ्रीली मूव कर सकते थे। और ये वो फोटॉन्स हैं जो हम उस पिक्चर में देख सकते हैं और रेलिक रेडिएशन जो हम माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में देख सकते हैं ऑफ यूनिवर्स। और हमारा यूनिवर्स 13.7 बिलियन ईयर्स एगो ऐसा लगता था। Here comes the most exciting part. साइंटिस्ट रीजनेबली सजेस्ट करते हैं कि कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशंस को होमोजेनेस होना चाहिए। इसका मतलब है कि हम स्पेस में कहीं भी हो, हम सेम अमाउंट ऑफ रेडिएशन पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे। इसका मतलब है इक्वल नंबर ऑफ ब्लू एंड ऑरेंज एरियाज। यूनिवर्स का कोई सेंटर नहीं है, यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इस रेडिएशन को सेम होना चाहिए हर जगह पर पूरे यूनिवर्स में। जो हमारा मोस्ट ऑफ नॉलेज था स्पेस के बारे में वो इस चीज के ऊपर बेस्ड था और ये वो थ्योरी है जिसको एक्सेस ऑफ इवल का एग्जिस्ट करना इसको डिस्प्रूव करता है, इस थ्योरी को। मगर यूनिवर्स कैसे होमोजेनेस हो सकता है अगर ये कंटेन करता है स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स एंड अदर क्लस्टर्स, बट ना सिर्फ क्लस्टर्स बल्कि वॉइड्स भी। फॉर एग्जांपल द लार्जेस्ट वॉइड, मिसाल के तौर पर लार्जेस्ट वॉइड एरिडोना सुपर वॉइड ऑक्युपाई करता है 11% ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। आपको पता है कि साइंटिस्ट कैसे इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ गैलेक्सीज एंड वॉइड्स? ये माना जाता है कि यूनिवर्स के स्केल के ऊपर जो क्लस्टर्स होते हैं ना वो डेविएशंस फ्रॉम होमोजेनिटी होते हैं। मगर क्या ये सच है? इनिशियली पिछली सदी के आखिर तक साइंटिस्ट इस चीज पे बिलीव रखते थे कि यूनिवर्स होमोजेनस नहीं है। 1989 में नासा ने लॉन्च किया कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर, सैटेलाइट जिसका मकसद था CMB को रीड करना, एक्सप्लोर करना उस चीज को। मगर जो कोबी था ना वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था कि वो उस चीज को इतने अच्छे तरीके से रीड कर पाता। मगर जो डेटा था वो तकरीबन काफी था कि ये सस्पेक्ट करने के लिए कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में अनहोमोजेनिटी है। मगर साइंटिस्ट को ना और ज्यादा प्रूफ चाहिए थे। 2001 में कोबी को रिप्लेस कर दिया एक और ज्यादा मॉडर्न प्रोब के साथ जो कहलाता था WMAP। और जो इसके इंस्ट्रूमेंट्स थे वो ज्यादा पावरफुल थे और वो इसको अलाउ करते हैं कि वो एक और ज्यादा क्लियरर इमेज कैप्चर कर सके। और जो डाटा प्रोब ने कलेक्ट किया वो शो करता था कि यूनिवर्स इनहोमोजेनस है और इस चीज का एक स्पेसिफिक पैटर्न है। ये पता लगा देयर आर इनहोमोजेनिटीज इन रेलिक रेडिएशन। और वो इस तरह लाइन अप थी कि वो एक बाकायदा तौर पर वाज़ेह लाइन बना रही थी। हालांकि वो इनविजिबल थी पर लेकिन उसको ऑब्जर्व किया जा सकता था। जोआओ मगेओ, प्रोफेसर एट इंपीरियल कॉलेज लंदन, उसने इस लाइन को एक्सेस ऑफ इवल कहा। मगर WMAP प्रोब ने सारे सवालात के जवाब नहीं दिए। कुछ साइंटिस्ट इस लाइन ऑफ एक्सेस ऑफ इवल को सिर्फ फेक मिस्टेक मानते हैं। और ज़्यादा प्रूफ्स को ढूंढने के लिए उन्होंने एक और नए मिशन को लॉन्च किया 2009 में।
यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक और मिशन को लॉन्च किया टू स्टडी माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन को। द प्लैंक टेलीस्कोप जो इक्विप्ड था 2 रिसीवर्स के साथ, एक लो फ्रिक्वेंसी रिसीवर, एक हाई फ्रिक्वेंसी रिसीवर। जो लो फ्रिक्वेंसी था उसकी रेंज थी 30 to 70 गीगाहर्ट्ज और जो लार्ज फ्रिक्वेंसी था वो था 100 to 857 गीगाहर्ट्ज। और उन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को तकरीबन एब्सोल्यूट 0 तक कूल डाउन कर दिया। और इस चीज ने साइंटिस्ट को अलाउ किया कि वो CMB की क्लियरर इमेज बना सके। और 2013 में उन्होंने डेटा को एनालाइज किया और टर्न आउट के जो एक्सेस ऑफ इवल था वो कहीं भी नहीं गया था, वो अभी भी वहीं था, बल्कि मोर ऑब्जर्वेंट हो गया था अब तो। मगर जो रिसर्चर्स थे वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे इन सासर के साथ। 2016 में साइंटिस्ट की एक टीम ने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ इंपीरियल कॉलेज लंदन, टीम इन 2 कॉलेजेस की थी, एक बार फिर से उन्होंने प्लैंक टेलीस्कोप के डाटा को एनालाइज किया। इस बार एक सुपर कंप्यूटर को यूज किया गया डाटा को एनालाइज करने के लिए। इस बार साइंटिस्ट फाइनली एबल टू रिलैक्स, मतलब उनको सुकून आ गया, क्योंकि जो डाटे से पता लगा कि एक्सिस्टेंस ऑफ एक्सेस ऑफ इवल के चांसेस सिर्फ एक हैं 1,21,000 में से। मगर अभी अपसेट ना हो, ये एंड नहीं है। मार्च 2022 के एंड में द स्पेस बेस्ड चांद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी, उसने साइंटिस्ट को एक दफा फिर से डरा दिया। उसने स्टडी किया 300 से ज्यादा क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज को, ऑब्जर्व किया कि उनकी ब्राइटनेस जो है ना वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से, हालांकि वो सब सेम डिस्टेंस पर है अर्थ से। इसका मतलब है कि जो यूनिवर्स है वो अनहोमोजेनस है और वो एक्सपेंड कर रहा है अनइवनली। और साइंटिस्ट को दोबारा नाइटमेयर्स आना स्टार्ट हो गए। मगर साइंटिस्ट इतने अफ्रेड क्यों करते हैं इस एक्सेस ऑफ इवल से? आखिर इसकी क्या वजह है? साइंटिस्ट ने ना ये सारी थ्योरी जो अपनी बनाई है वो सारी बेस की है कि यूनिवर्स जो है वो होमोजेनस है। मगर ये थ्योरीज कौन सी है और क्या चेंज होगा अगर एक्सेस ऑफ इवल एग्जिस्ट भी करता होगा? क्या फर्क पड़ेगा? तो जवाब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमको बिग बैंग थ्योरी के बारे में बिल्कुल भूल जाना होगा। जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो बिग बैंग में पीसेस में शैटर नहीं हुआ जैसा कि एक यूजुअल एक्सप्लोजन में होता है, बल्कि जो ईच एरिया ऑफ यूनिवर्स है वो एक सेपरेटली एक्सपैंड किया है, एक सेपरेट स्पीड के साथ। तो अगर यूनिवर्स होमोजेनस नहीं है तो बिग बैंग थ्योरी वर्क ही नहीं करेगी, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो साइंटिस्ट को ना एक नई एक्सप्लेनेशन ढूंढनी पड़ेगी कि सारी चीजें कैसी हुई, सारी चीजें कहां से आई। मगर ये सबसे बुरी बात नहीं है, इट्स नॉट द वर्स्ट पार्ट। द स्पीड ऑफ लाइट विल आल्सो चेंज फॉर अस, क्योंकि आफ्टर रेलिक रेडिएशन जो सी होती है वो फोटॉन्स होते हैं जो कि स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करते हैं। तो क्या हो अगर हमको जो डिससिमिलैरिटीज नजर आ रही हैं ये यूनिवर्स का डिफेक्ट ना हो, बल्कि स्पीड ऑफ लाइट जितनी हमने कांस्टेंट समझा हुआ था ना उतनी कांस्टेंट नहीं है। और इवन सो कि अगर एक्सेस ऑफ इवल साबित हो गया कि इट्स अ रियलिटी, इट्स अ ट्रूथ, तो साइंटिस्ट को रीथिंक करना पड़ेगा जो उनका 90% नॉलेज है यूनिवर्स के बारे में। क्या आपको पता है साइंटिस्ट को कितना ज्यादा काम करना पड़ेगा, कितने घंटे दिन में? आप क्या करेंगे अगर आपके पास चॉइस हो? अगर आप साइंटिस्ट हो, आप 24 आवर्स 7 डे अ वीक काम करें एक चीज के ऊपर जस्ट बिकॉज के किसी टेलीस्कोप ने कोई नई चीज कैप्चर की हो जो सारी चीजों को रॉन्ग कर रही है, बल्कि यू चूज टू इग्नोर न्यू डिस्कवरीज सो दैट इट इज 90% जो हमारा नॉलेज है उसको रीथिंक ना करना पड़े। तो आप क्या करेंगे? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। और ये वीडियो थी आज की, आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको पसंद आई है ना तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज मेरा चैनल है तो इसलिए। टाटा बाय बाय।